वेलकम टू आइडियल कोचिंग क्लासेस। आइए आज आप लोग को दिखलाया जा रहा है। ठीक है, ये है आपका इलाहाबाद करंट। ये सब्जेक्ट का नाम है सामाजिक विज्ञान। ठीक है, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें, नहीं तो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं वो आपके मिस हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम इसको ओपन करके दिखलाते हैं। ये है हमारा इलाहाबाद मॉडल प्रश्न पत्र, ये सामाजिक विज्ञान का है। सबसे पहले हम लोग इसका निर्देश देख लेते हैं। निर्देश क्या बता रहे हैं हम लोग का, देखिए बता रहे निर्देश की प्रारंभ के जो 15 मिनट है परीक्षार्थी को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है, दूसरा दिया है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है। सभी प्रश्न क्या है, अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र के दो खंड होते हैं, खंड अ तथा खंड ब है। खंड अ में एक अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न, मतलब एक एक नंबर के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आपको दिए जाएंगे, जिनके उत्तर हमें किस पे देना है, OMR पर सीट पे देना है। ठीक है ना, OMR पे देना है। खंड अ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR पत्रक पर ही उत्तर दें। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटें तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग न करें। अन्यथा मतलब मान लीजिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास, तो मान लीजिए एक पे गोला कर दिया, अब लग रहा है कि आपको नहीं ये हमने गलत लगा दी है, अब दूसरे पे कर दे, तो ऐसा कतई ना करें। ठीक है, कोई भी आंसर सीट सही नहीं होगा। आगे दिए खंड ब में 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न है, मतलब ध्यान दीजिएगा ये 70 नंबर का है। पूर्णांक आपको ऑलरेडी दे चुका है, कितने का, 70 का। तो इसमें आपको बताया जा रहा है कि 50 नंबर का क्या होगा, रिटेन होगा, और 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव OMR होगा। ठीक है, तो ये हमें ध्यान देना है। इस खंड में वर्णात्मक मानचित्र संबंधी 2 प्रश्न है। कितने हैं प्रश्न, मानचित्र संबंधी 2 प्रश्न है। ठीक, आगे चलते हम लोग खंड अ में पहुँचते हैं। ठीक, खंड अ जो हमारा है बहुविकल्पीय प्रश्न है। कह रहा है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ, ध्यान से देखिएगा, राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, तो इसको आप लोग ध्यान से सही से देख लीजिए। इस ऑब्जेक्टिव टाइप का आंसर हम लास्ट वीडियो के अंत में हम बता देंगे। ठीक, अगला बोले कि नेपोलियन की पराजय कब हुई थी। ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने, 1814, 1815, 1816, 1817। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया है ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। तो ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था, तो आपके पास ऑप्शन 4 दिया हुआ है। ठीक है, आपको ये सारी क्वेश्चन याद करने के लिए बता रहे हैं, बस क्वेश्चन इसमें बताया जा रहा है, आंसर आप लोगों को अगले वीडियो में बताया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। इसमें फिर अगला बोल रहा है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो आप लोगों को ये ध्यान देना है। ठीक है, इसको सही से ध्यान देना है हमें। ये हो गया। अब हमारा दिया है अगला क्वेश्चन कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन किसका है। तो इन 4 में दिया है ऑप्शन गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। ठीक, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है, तो 4 ऑप्शन दिया है यहाँ पे भी, रविंद्रनाथ टैगोर, सोहनलाल द्विवेदी, बंकिम चंद्र चटर्जी और रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, अगला है हमारा है 7वां क्वेश्चन, रिंडर पेस्ट का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, रिंडर पेस्ट का दूसरा नाम क्या है, इसके बारे में ऑप्शन दिया है, पहला प्लेग, दूसरा मवेशी प्लेग, तीसरा है महामारी, चौथा है कोई नहीं। ठीक, नंबर 8 दिए हैं 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। ठीक, तो यहाँ पे दिया है ब्रिटेन में, अमेरिका में, फ्रांस में, भारत में। सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, सब आपको एक नंबर के मिलेंगे। जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्र के जल के रूप में उपलब्ध है, 95%, 96%, 97.5%, 98%। अगला दिया है हीराकुंड जो परियोजना है किस नदी पर निर्मित है, अरिहंद पे, दामोदर पे, महानदी पे, कृष्णा नदी पे। तो किस नदी पे बांध बना गया है ये आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। निम्नलिखित से कौन सी एक फलीदार फसल है, फलीदार, ठीक ना, दालें हैं या मोटे अनाज हैं कि ज्वार है या चावल है। तो ये हमारा 11 क्वेश्चन था। फिर आगे थोड़ा सा इस पेज को आगे फोल्ड कर बताते हैं कि अगला कहाँ। ये पेज नंबर हमारा फर्स्ट था, पेज नंबर सेकेंड ओपन किया था, पेज नंबर सेकेंड आपका 11। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12। ठीक, क्वेश्चन नंबर जो 12
ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर आपका 12 दिया हुआ है इसको ध्यान से देखते हो कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल मुख्य रूप से जायद फसल का उदाहरण है। तो पहला आपका दिया है धान, दूसरा दिया है गेहूँ, तीसरा दिया है चना, चौथा दिया है तरबूज। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए तो जायद का जो है धान गेहूँ चना तो है नहीं, ये क्या है आपका तरबूज है। ठीक है, तरबूज सही है आपका आंसर। उसके बाद देखिए तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो दिया है आपका उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ठीक, तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन फिर दिया है। तो यहाँ पे आपका जो है तांबे का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य इन चारों में से वो मध्य प्रदेश है आपका। ठीक है, अगला दिया है बॉक्साइट अयस्क जो है कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। तो ये देखिए आपका जो है शीशा दिया है, तांबे दिया है, जस्ते दिया है, एल्युमिनियम। तो ये है एल्युमिनियम, इसका आंसर कहाँ जाएगा एल्युमिनियम के साथ। ठीक है, अगला दिया 15वां एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है। एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है। तो ये ध्यान दीजिएगा एंथ्रेसाइट का जो संबंध है वो किस खनिज से है। आपका ऑप्शन दिया तांबा, सोना, बॉक्साइट और कोयला। तो इसका आंसर जाएगा कोयला के साथ। किसके साथ, कोयला के साथ। ठीक है, अगला बताया जा रहा है कि मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। मोनाजाइट ध्यान दीजिए, देखें मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा थोरियम। क्या पाया जाएगा, थोरियम। ठीक है, अगला हमारा दे रहा है निम्न में गैर परंपरागत ऊर्जा का साधन है। तो दिया है हमारा खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला और सौर ऊर्जा। दिया जाए ना आपका खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला और सौर ऊर्जा। तो इसके द्वारा हमारा आंसर जाएगा सौर ऊर्जा। ठीक है, क्या जाएगा सौर ऊर्जा। फिर दिया निम्न में से कौन सा शब्द 2 या 2 से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है। ठीक, तो आंतरिक व्यापार दिया है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दिया है, बाहरी व्यापार दिया हुआ है, फिर आगे बता रहे क्या स्थानीय व्यापार। तो इसमें से आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा बी। तो आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन बोला है कि संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन क्या होता है। तो ये होता है केंद्र एवं राज्यों के मध्य में विभाजन होता है। ठीक है, ये आपका हो गया। फिर देखिए दूसरा आपका बहुविकल्पी दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, इसको सही से कर दीजिए। ठीक है, फिर यहाँ पर दिया है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितना भाषाओं की मान्यता दी गई है। ठीक ना, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो पहला दिया है 20, दूसरा दिया है 21, तीसरा दिया है 22, चौथा दिया है 23। तो आपका 22 भाषाओं का आंसर हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 22 भाषाओं का। ठीक, अगला बोल रहा है कि भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं। भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं। तो पहला दिया 27, दूसरा दिया 28, तीसरा दिया 30 और चौथा दिया 32। तो ये ध्यान दीजिएगा टोटल कितने संघीय राज्य हैं 28। आंसर क्या हो जाएगा आपका 28। याद रहे, भूले ना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू लोग, पहले हम बता दे रहे हैं। ठीक है, इससे हर साल क्वेश्चन मैच करता है, हर बार लड़ता है। ठीक है, 90% क्वेश्चन इससे आता है, पहले बता दिए जरा आप लोग। ठीक, अगला बोला कि भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्राप्त हैं। ठीक है, भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्राप्त हैं। तो पहला दिया है आपका राज्य, दूसरा दिया है आपका संघ, ध्यान दीजिएगा, तीसरा दिया है आपका ए और बी दोनों, चौथा दिया है कोई नहीं। तो ये जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो किसे प्राप्त हैं, संघ को। किसको प्राप्त है, संघ को। तो ये हमारा आंसर संघ के साथ जाएगा। ठीक है, अगला दिया भारत की राजभाषा कौन सी है। भारत की राजभाषा कौन सी है। तो आप सभी को पता होना चाहिए, तमिल है कि सिंहली है कि हिंदी है कि अंग्रेजी। तो हमारा जो हिंदी है यही राजभाषा है। ठीक है, याद रहे, आप लोग भूलिएगा मत। अगला क्वेश्चन करें निम्न से कौन संघीय सूची का विषय है। तो इसका भी आंसर आपका हो जाएगा रक्षा। ठीक ना, ध्यान देना है, आंसर क्या हो जाएगा इसका रक्षा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका आ गया, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ। ठीक है,
कह रहे कि भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। ठीक, तो पहला दिया है लोकसभा, दूसरा दिया है विधानसभा, तीसरा दिया है मंत्रिमंडल, ठीक है, और चौथा दिया है आपका पंचायती राज की संस्थाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पंचायती राज की संस्थाएं। तो ये ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, अगला 7वां बोला कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो पहला ऑप्शन दिया है भारत, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन दिया है भारत, दूसरा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, चौथा दिया है रूस, पांचवा दिया है ब्रिटेन। तो हमारा भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? भारत। ठीक है, अगला 8वां दिया है हमारा कि लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत क्या है। तो आपको मालूम है लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत क्या है, ये मालूम होना चाहिए। संसद है कि जनता है कि राष्ट्रपति है कि प्रधानमंत्री? तो आंसर आपका लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत क्या है? जनता। तो ये हमारा जनता के साथ जाएगा, तो जनता स्रोत सही है। ठीक है, नंबर 9 दिया है कि निम्नलिखित में कौन सा विकसित देश है, मतलब कौन सा विकसित देश है? पहला ऑप्शन दिया है ब्राज़ील, दूसरा है भारत, तीसरा दिया है फ्रांस और चौथा दिया है बांग्लादेश। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका सी, फ्रांस। ठीक है, याद कर लीजिएगा इसको, भूले ना। नंबर 10 दिया है निम्न पड़ोसी देशों में से मानव विकास की दृष्टि से किस देश की स्थिति बेहतर है? ठीक है, श्रीलंका का कि पाकिस्तान का कि नेपाल का कि बांग्लादेश? तो पड़ोसी देशों में से मानव विकास की दृष्टि से किस देश की स्थिति बेहतर है? तो आपका आंसर है श्रीलंका। ठीक है, किसका? श्रीलंका का बहुत ही बेहतर है। आगे चलते हैं, नंबर 11, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन, खाली स्थान मतलब यहाँ पे क्या भरना है उसको आपको बताना है, में सम्मिलित है या निम्न में से किसको कृषि क्षेत्र कहते हैं? तो आपका पहला दिया प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा दिया द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा दिया है तृतीयक क्षेत्र और चौथा दिया है सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर है प्राथमिक क्षेत्र। अगला चलते हैं, नंबर क्वेश्चन 12 दिया निम्नलिखित में किस वर्ष, ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई? तो आपका इसका आंसर 1970 में किया गया। ठीक है, याद रहे। नंबर 13 बोला है भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई? तो ये आंसर आपका है 1991 में। कितने में? 1991 में। अगला पूछते हैं हम लोग, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो ये 1995 में हुई है। फिर अगला क्वेश्चन बोला है भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम मतलब कोपरा कब लागू किया गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो लोग ध्यान से देखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका जो होगा आंसर 1986 में लागू किया गया था। अगला बोला है 24 दिसंबर को किस रूप में मनाया जाता है? खाद्य सुरक्षा दिवस की, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की, सिविल सेवा दिवस की, जनसंख्या दिवस? तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक, 24 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? ठीक है, तो ये आपका अक्टूबर 2005 में पारित किया गया था सूचना का अधिकार। ठीक है, अगला हमारा बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई मतलब कब हुई? तो क्वेश्चन नंबर 18 है, तो इसका आंसर 1885 ईस्वी में। ठीक है, नंबर 19 है, महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1919 में कि 1924 में कि 1929 में कि आपका 1934 में? तो ये हो जाएगा आपका आंसर 1929 में। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, ठीक, अजैविक संसाधन है, तो इसमें चट्टानें हैं कि पशु हैं कि पौधे हैं कि मछलियां हैं? तो ये है आपका चट्टानें। ठीक, अब चौरी चौरा कांड किस वर्ष में हुआ? तो ये आप लोग को कमेंट में बताना है कब हुआ था। 1922 में हुआ था कि 1924 में हुआ था कि 1925 में हुआ था कि 1930 में? तो ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो आपका सामाजिक विज्ञान से था। ठीक है,
अब हम इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग अति लघु उत्तरी में। ठीक, चलिए देखिए अभी और कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बाकी रह गए इस वीडियो में, तो इसको भी कवर कर दे रहे हैं आप लोग को। ठीक है, छोड़िएगा मत, इतना हम आप लोग के लिए कह रहे हैं कि आप लोग के लिए सही है, इसको सही से नोट्स कर लीजिएगा, ये लर्न कर लीजिए। देखिए कह रहे कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, झारखंड में, राजस्थान में, बिहार में, महाराष्ट्र में। तो देखिए काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र में। कहाँ में, महाराष्ट्र में। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका सही है, महाराष्ट्र। अगला बोले सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया। ठीक है, तो ये जो पहला बता रहा है कि नमक का प्रयोग अमीर गरीब सभी करते थे। दूसरा है यह भोजन का अभिन्न हिस्सा था। तीसरा है नमक तैयार करने पर सरकार का एक अधिकार था। चौथा है उपयुक्त सभी। तो हमारा उपयुक्त सभी पे जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अब तीसरा देखिए करें, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था। तो पहला दिया स्टीफेंसन ने, दूसरा जेम्स हरग्रीव्स ने, तीसरा जॉन के, चौथा आर्कराइट ने। तो इसका आंसर होगा जेम्स हरग्रीव्स। ठीक है, अब देखिए रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ है। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ, ये सन 1917 में। ठीक, 1919 में, 1921 में, 1924 में। तो ये जो है रॉलेट एक्ट सन 1919 में पारित किया गया था। नंबर 5 बोल रहा है आपका कि फ्रांस की क्रांति कब हुई। फ्रांस की क्रांति कब हुई। तो पहला ऑप्शन दिया 1788 में, दूसरा ऑप्शन दिया 1789 में, तीसरा दिया 1790 में, चौथा दिया 1787 में। तो आप सभी लोग को पता होगा कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, 1789 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था। तो पहला दिया 1910 ईस्वी में, दूसरा दिया 1911 ईस्वी में, तीसरा 1914 ईस्वी में, चौथा 1920 ईस्वी में। तो ये जो है आपका 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। ठीक है, नंबर 7, चीन से इटली में वुड ब्लॉक वाली छपाई की तकनीक कौन लेकर आया था। ठीक है, ध्यान दीजिए कि चीन से इटली में वुड ब्लॉक वाली छपाई की तकनीक कौन लेकर आया था। तो इसका करेक्ट आंसर है मार्को पोलो ने। ठीक है, किसने लाया था, मार्को पोलो ने। नंबर 8 बोला कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है। ठीक है, दिया है 20, 22, 24, 26। ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है रिपीट। तो ये 22। ठीक है, कितने भाषाओं, 22। ठीक, निम्नलिखित में से जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है। राष्ट्रपति की, मुख्यमंत्री की, प्रधानमंत्री की, राजनीतिक दल। तो ये होता है राजनीतिक दल। आंसर क्या हो जाएगा, डी, राजनीतिक दल। नंबर 10 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। पहला एल्युमिनियम, दूसरा चीनी, तीसरा सीमेंट, चौथा पटसन। ठीक, तो ये आपका है सीमेंट। ठीक ना, जो चूना पत्थर का कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया, किसमें किया जाता है, सीमेंट में। नंबर 11 क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक रेशेदार फसल है। पहला है जूट, दूसरा है काफी, तीसरा है जौ और चौथा क्या है आपका, रबड़। तो इसका आंसर है आपका जूट। सही है। झरिया प्रसिद्ध है, मतलब झरिया प्रसिद्ध है। तो लौह अयस्क के लिए कि कोयला के लिए कि तांबा के लिए कि बॉक्साइट के लिए। तो देखिए झरिया जो प्रसिद्ध है कोयला के लिए प्रसिद्ध है, ये ध्यान दीजिएगा। पहले पहले भोजपुरी गाना गाया था कि फेंक दिहले थरिया बलम गईले झरिया पहुँच लेकिन। तो उस समय लोग कोयले की खान में काम करते थे, तो गाना बनाता था कोयले के लिए। तो झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है, कोयला के लिए। ठीक, नंबर 13 चलते हैं हम लोग क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 13 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा पतन मतलब बंदरगाह देश में पूरी तट पर स्थित है। तो दिया है कांडला, दूसरा कोची, तीसरा मुंबई, चौथा विशाखापट्टनम। तो आंसर होगा विशाखापट्टनम। नंबर 14 दिया है कि सलाल बांध किस नदी पे बना है। महानदी पे कि चिनाब पे कि सतलज पे कि कृष्णा नदी पे। तो ये जो है आपका ये बना है किस पे, चिनाब नदी पे। सलाल बांध किस पे बना है, चिनाब नदी पे। ठीक है, अगला बोला है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में धात्विक खनिज का उदाहरण है। पहला दिया है अभ्रक,
दूसरा दिया है लौह अयस्क, तीसरा दिया है कोयला और चौथा दिया है नमक। तो ये है आपका क्या, लौह अयस्क। कौन सा है, लौह अयस्क। आंसर बी सही है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। जर्मनी की एकीकरण में, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो हिटलर की, कि काइजर विलियम प्रथम की, कि ऑटो वन बिस्मार्क की, मैत्सेनी की? तो आपका आंसर है किसका, ऑटो बिस्मार्क का, ठीक है, ऑटो वन बिस्मार्क ने। नंबर 17 है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसको हमने पहले ही अभी बताया है, तो आप सभी को पता होगा कि 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा 17 का ए। 18वां बोला कि वैश्वीकरण से सर्वाधिक लाभान्वित कौन हुए? ग्रामीण मजदूर, कि शहरी शिक्षित व्यक्ति, कि धनी वर्ग के उपभोक्ता, या ये सभी? तो आपको पता होगा कि ये धनी वर्ग के उपभोक्ता, ठीक है, सबसे अधिक लाभान्वित हुए थे। पहले बताया जा रहा है कि सबसे धनी। अब अगला हमारा क्वेश्चन आएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 नंबर, ठीक है, कौन सा 19। एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहा जाता है? कि प्राथमिक क्षेत्रक है, कि द्वितीयक क्षेत्रक है, कि तृतीयक क्षेत्रक है, कि सूचना प्रौद्योगिकी है? तो ये है हमारा प्राथमिक क्षेत्रक। ठीक है, निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन कौन है? पूंजी है, या लाभ है, कि सेवा है, कि कर है? तो आपका पूंजी है। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन समाप्त। अब आते हैं आप लोग को वर्णनात्मक प्रश्न। ठीक है, ये ध्यान दीजिए, जितना भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए ढूंढ के लाया है, ताकि इसको सही से आप लोग ध्यान दें। ठीक, कह रहा है कि नमक सत्याग्रह क्यों प्रारंभ किया गया था? इसका संक्षिप्त विवरण दीजिए। देखिए 4 नंबर का पूछेगा, ये जो है 80 शब्द में लिखना है आपको, ये 4 नंबर का पूछेगा। ठीक है, नमक सत्याग्रह क्यों प्रारंभ किया गया था, उसका संक्षिप्त विवरण देना। या कुछ लोग किताबों की सुलभता को लेकर चिंतित क्यों थे? ये क्वेश्चन आप लोग सही से देखते रहिएगा। अगर आप लोग के पास गाइड कोई होगा तो उसमें से इसका आंसर नोट कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में नहीं। और पेपर दे के आके मिला के देखिए कि आपसे इसमें कितना ज़्यादा क्वेश्चन लड़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि हर बार बच्चे इसे अधिक से अधिक तैयारी करते हैं। ठीक, अगला देखिए दूसरा, उत्तरदायी शासन क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं? तो इसकी विशेषताएं को लिखिए। अथवा प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों का महत्व लिखिए। तो ये सारे क्वेश्चन हैं बहुत इंपॉर्टेंट। तीसरा बोला जैव विविधता का अर्थ और मानव जीवन के लिए इसका महत्व बताइए। ठीक है, अथवा जड़ दुर्लभता क्या है, इसके 3 मुख्य कारण बताइए। ठीक है, हम क्वेश्चन आप लोगों को पूरा देते जा रहे हैं ताकि आप लोग नोट्स बनाएं और इसको तैयार कर लें। इससे सामाजिक विज्ञान में मान लीजिए आधा से अधिक क्वेश्चन जो है आप लोग का ऐसे लड़ जाएगा। ठीक है, और इससे बाहर 1 ही 2 क्वेश्चन आ सकता है, तो पूरा क्वेश्चन इसी के अंतर्गत लड़ता है, क्योंकि हमने कोचिंग पे सब बच्चों को बताया, हर साल इसी से बताया जाता है, हर साल अपडेट होता रहता है क्वेश्चन। तो आप लोग भी तैयारी एक बार बस विश्वास करके देखिए, आपका पूरा का पूरा इसी से आएगा क्वेश्चन और कहीं बाहरी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक, जड़ दुर्लभता क्या है, इसके 3 मुख्य कारण बताइए। चौथा है क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होता था? भारत में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कोई 3 उपाय समझाइए। ठीक है, तो ये था मैं 80 शब्द में लिखने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग वर्णनात्मक प्रश्न दूसरे की तरफ। दिया है क्या कि विश्व के महान आर्थिक संकट, देखिए विश्व के महान आर्थिक संकट या आर्थिक मंदी के कारणों तथा परिणामों की विवेचना कीजिए। ये 6 नंबर का है। कितने शब्दों में लिखना है? 150 शब्दों में लिखना है। ध्यान दीजिए कितने 150 शब्दों में? 150 शब्दों में। अथवा महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए और बताइए कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न रूपों को स्पष्ट कीजिए। नंबर 6 है सांप्रदायिकता की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए भारतीय राज्य में इसकी विभक्ति के विभिन्न रूपों को स्पष्ट कीजिए। अथवा सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए घातक है, 2 कारण बताइए। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देते चलिए। नंबर 17 है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए, अथवा भारत में गैर परंपरागत साधनों का वर्णन कीजिए। ठीक है, अगला दिए भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन कारणों से हुई, इसके विकास के बारे में पता लगाएं। अथवा मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को किस तरह सुलझाती है। ये देखिए ऐसे भी और क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये मानचित्र से रिलेटेड है।
दिया हुआ है कि वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया, वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा, वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी का जन्म हुआ, वह स्थान जहाँ असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम स्वीकार किया गया, चंपारण आंदोलन। ये सारा आपका दिया है मानचित्र संबंधी प्रश्न है। चलिए ठीक है, और आगे क्वेश्चन की तरह ले चलते हैं आप लोग को। अगला हमारा ये सारा क्वेश्चन है, देखिए वही आपका वर्णनात्मक क्वेश्चन है। ये आपका मानचित्र से रिलेटेड क्वेश्चन है कि भारत के कोई एक विशाखापट्टनम पश्चिम तट पर स्थित है, उसको चिन्ह द्वारा दर्शाइए। हीराकुंड बांध को इस चिन्ह के द्वारा दर्शाइए। प्रयागराज जो मुंबई रेल मार्ग चिन्ह द्वारा कोई एक स्टेशन का नाम बताइए। अगला देखिए कोयला उत्पादन का कोई एक केंद्र चिन्ह के द्वारा सहित है। डल झील चिन्ह द्वारा नाम बताइए। तो आप लोग को मैप के संबंधित हम जानकारी देने के पहले आपको मैप देखना पड़ेगा कि कौन सा राज्य कहाँ पे है, राज्य के बाद हमें कौन सा जगह कहाँ पे है उसको देखना पड़ेगा, ताकि आप लोग का ये सारा नंबर मिल जाए। चलिए दूसरा सेट है जो जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ, ठीक है, अथवा मुद्रण संस्कृत ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की। दूसरा दिए भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण कैसे किया गया, अथवा भारत में राजनीतिक क्षमता के विकेंद्रीकरण के पीछे क्या मूल सोच थी, देखते चलिएगा। तीसरा दिए पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने जाने चाहिए। आठवां ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। चौथा दिया धारणीयता का विषय विकास के लिए महत्वपूर्ण है, अथवा भारत के विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कोई 3 उपाय। तो ये जो क्वेश्चन था 80 शब्दों में लिखना था, ये 4 नंबर का था। अब हम लोग चलते हैं 150 शब्दों में, ठीक है। कह रहे हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की समझ क्या समझते थे, इसे ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन द्वारा किस प्रकार सुलझाया गया। अथवा इस पर टिप्पणी लिखना है चौरी चौरा की घटना और गांधी जी की दांडी यात्रा, ठीक है। नंबर 6 बोल रहे हैं कि आर्थिक क्रियाओं को 3 प्रकार का वर्णन कीजिए, अथवा आग्नेय तथा कांतीय चट्टानों में खनिजों का निर्माण कैसे होता है। 7वां दिया है लोकतंत्र के गुण दोषों का वर्णन कीजिए, अथवा राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौतियां हैं। नंबर 8 दिया है आधुनिक युग में बैंक कार्य क्या संपन्न करता है, तो भारत में उपभोक्ता आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी कारणों की व्याख्या। देखिए फिर से मानचित्र वाला है कि वह स्थान जहाँ 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, वह स्थान 1929 में से कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ, वह स्थान जहाँ 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, ठीक। ये चिन्ह के द्वारा दर्शाना है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी इस चिन्ह के द्वारा दर्शाइए, किसी परमाणु ऊर्जा केंद्र के नाम को इस चिन्ह के द्वारा दर्शाइए, ये ध्यान देते चलना है। आगे दिए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन इस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है, अभी और दिखला रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। अब हमारा 6 नंबर था, अब 7 में नंबर देखिए, ये बोला है गुजरात की राजधानी दिखला रहे हैं आप लोगों को, ठीक। दिया है यहाँ पे गुजरात की राजधानी इस चिन्ह के द्वारा दर्शाइए। 5वां गेहूं उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र को इस चिन्ह के द्वारा, ठीक। फिर आपका वही है कि लघुत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। इसको पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर किए गए, उसकी 2 शर्तें लिखी हैं, ये भी 4-4 नंबर वाला है क्वेश्चन। अथवा ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रणों का बुनकरों पर क्या प्रभाव पड़ा। दूसरा है सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए हानिकारक है, 2 तर्क दीजिए। भारत में धर्मनिरपेक्ष शासन के लिए कौन से प्रावधान दिया गया है। तीसरा दिए मृदा अपरदन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, अथवा चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। नंबर 4 है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 मनरेगा के उद्देश्य लिखिए, अथवा सन 1991 में भारत सरकार द्वारा आर्थिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन किए गए, ये ध्यान है। 5वां दिए कि गांधी जी ने, देखिए दीर्घोत्तरी है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया, उनके द्वारा यह आंदोलन वापस के प्रमुख कारण क्या थे, इसके बारे में हमें बताना है, ठीक। 18वीं शताब्दी के अंत में उन परिवर्तनों का वर्णन की जिन्होंने ब्रिटेन के स्वरूप को बदल दिया। 6वां दिया है आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं, इनमें से प्रत्येक एक का उदाहरण दीजिए। अथवा लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से होने वाले कोई 4 नियम लिखिए, ठीक है। गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए, तथा भारत में इसके 3 उत्पादक राज्यों का भी उल्लेख कीजिए। अथवा परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं। 8वां दिया है उपभोक्ता के अधिकारों पर एक निबंध लिखना है, अथवा व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया किस प्रकार सहायता करता है। ये फिर से आपका मानचित्र कार्य है। वह स्थान जहाँ C. विजय राघवाचार्य की अध्यक्षता वाला सन 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ,
अगला दिया है वह स्थान जहाँ जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई। तीसरा वह स्थान जहाँ घट्टी घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया। वह स्थान जहां नमक हाथ में लेकर विरोधी कानून को भंग किया गया। वह स्थान जहां जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता वाला सन 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। फिर आगे बोल रहे हैं कि नागार्जुन सागर बांध को इस चिन्ह के द्वारा दर्शाइए। कोई परमाणु ऊर्जा केंद्र को इससे दर्शाइए। कोयला उत्पादन का कोई एक केंद्र इस चिन्ह के द्वारा दर्शाइए। तो इस प्रकार से ये जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग के बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस क्वेश्चन को सही से पढ़िए, याद कीजिए। ये सारे क्वेश्चन जितने भी सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन होंगे इसी से आएंगे, ठीक है। तो आप लोग भूलिएगा मत, इसको पहले दिखला दिए नाम, ठीक। इसका नाम है इलाहाबाद मॉडल पेपर, ठीक। अब लास्ट सेट चौथा है हमारा, इस 4 सेट के अंतर्गत ही आएगा, ठीक है। अब देखिए चौथा सेट में हमारा है कि यूरोप के राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृत का क्या योगदान था। औद्योगिक क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे। भारत में बहुदलीय व्यवस्था ने प्रजातंत्र को किस प्रकार मौजूद किया, या लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी जिम्मेदार सरकार का गठन करता है। तीसरा है सड़क परिवहन में कोई 3 गुण लिखिए अथवा भारत में लौह अयस्क की संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चौथा आर्थिक विकास से आप क्या समझते हैं। मनरेगा 2005 के उद्देश्य लिखिए, ठीक है। ये 80 शब्दों में लिखना था, नीचे वाला जो है 150 शब्दों में लिखना है। पांचवा है असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया। आंदोलनकारियों के 4 कार्य लिखिए। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया, फिर किस कारण यह आंदोलन वापस ले लिया। छठवां है संघवाद क्या है। भारत के संघीय ढांचे की 4 विशेषताएं लिखिए अथवा भारत में संघीय व्यवस्था कैसी, इसके 4 लक्षण लिखना है। सातवां क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि की मुख्य समस्याओं का विषय में विस्तार से लिखिए। भारत में कृषि क्षेत्र में होने वाली समस्याएं लिखिए। आठवां है भारतीय अर्थव्यवस्था को किन 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया, प्रत्येक क्षेत्र की गतिविधि बताइए अथवा महाराष्ट्र और गुजरात में सूती वस्त्र उद्योग के केंद्रीकरण के प्रमुख कारण बताइए। नौवां मानचित्र संबंधी कार्य है कि वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की। दूसरा है महात्मा गांधी का शहीद स्थल कौन सा है। तीसरा है चंद्रशेखर आजाद जहाँ सदी उस जगह का नाम बताना है। वह स्थान जिसको घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। पांचवा है चौरी चौरा कांड। ख कि चाय उत्पादक क्षेत्र को इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। राणा प्रताप सागर को इस चिन्ह के द्वारा। लाल मिट्टी का क्षेत्र इस चिन्ह के द्वारा। आणविक ऊर्जा केंद्र को इसके द्वारा। महाराष्ट्र का इसके द्वारा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था उन सब का हमने बता दिया। ये सारे प्रश्न आएंगे और आपका जो क्वेश्चन हमने बताया था कि आपका जो है शुरुआत वाला वीडियो में कि लास्ट में बताया जाएगा, तो ये सारे क्वेश्चन है, इसका हम आंसर आप लोग को बता दे रहे हैं, ठीक है जी। देखिए इन सब का आंसर बता दें, ठीक है। राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ। नेपोलियन की पराजय कब हुई थी। ऑटो वन बिस्मार्क। तो देखिए जो पहला है राष्ट्रवाद का प्रारंभ फ्रांस में हुआ था। दूसरा है नेपोलियन की पराजय कब हुई थी, तो 1815 में। ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था, तो जर्मनी से था। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे, तो महात्मा गांधी। स्वराज जन अधिकार है, मैं इसे लग रहूँगा, तो ये बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। अगला है वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे, तो बंकिम चंद्र चटर्जी थे। फिर है इंडियन प्रेस का दूसरा नाम क्या था, तो मवेशी प्लग था। 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो आपका अमेरिका में। आगे बोल रहे हैं हमारे यहाँ पे कि जल मंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में है, तो 97.5%। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर निर्मित है, तो महानदी पे। निम्नलिखित से कौन सी एक फलीदार फसल है, ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है, तो यह आपका दाल, ठीक। तो इस प्रकार इसका आंसर हो गया कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ फ्रांस में। नेपोलियन की पराजय 1815 में। ऑटो वन का विस्मय का संबंध किससे था, जर्मनी से। हिंद स्वराज जो है ये पूरा आंसर हमने बता दिया है, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। बाल गंगा। वंदे मातरम के रचयिता कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। इंडियन प्रेस का दूसरा नाम मवेशी प्लेग है। 1944 में आपका बताया जा रहा है कि ये 1944 में ब्रेटन वुड्स, तो अमेरिका में। जलमंडल का कितना % भाग समुद्री, तो 97.5। हीराकुंड परियोजना किस नदी पे है, तो ये महानदी पे है। निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है, तो दाल है। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने साथियों के पास जो हाई स्कूल में। इस प्रकार से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने सामने रख दिए। अब कल वीडियो बनाया जाएगा हिंदी का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग ऐसे ही वीडियो से जुड़े रहें और वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करें, ठीक है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।